जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक को। और बेटा हमने मोल के बारे में कुछ बातें कर ली थी। मोल कैसे हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं उनके मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बताए थे। और मैंने आपको बोला था कि 3 सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं तो मोल के बारे में बहुत कुछ आपसे बन जाएगा। आज के इस लेक्चर में बेटा हम दोबारा से उन सूत्रों को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं शुरुआत में, और ढेर सारे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने ये लेक्चर पूरा बहुत ध्यान से देख लिया तो गारंटी मानिए कि आपको मोल से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, मैं बात कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम की या बेटा आपके नीट की या जेडब्ल्यू मेंस की, किसी भी एग्जाम में इसका कोई सवाल आएगा तो गारंटी मानिए आपसे बन ही जाएगा। तो चलिए बेटा हम देखते हैं मोल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हमने मोल निकालना सीखा था बेटा, 3 तरीके से सीखा था, जिसमें सबसे पहले हम मोल निकाल रहे थे किससे? भार से। मतलब मुझे किसी भी पदार्थ का, जब बेटा मैं पदार्थ बोल रहा हूं मतलब मैं यहां पर कोई तत्व भी ले सकता हूं या बेटा कोई यौगिक भी ले सकता हूं। अगर मुझे किसी तत्व या यौगिक का भार पता है तो उससे हम मोल निकाल सकते हैं बच्चों। भार से मोल निकालने के लिए हम भाग देंगे, किसका भाग देंगे? मोलर द्रव्यमान का। जो भार दिया हुआ है बेटा उसमें भाग दे दोगे आप किसका? मोलर द्रव्यमान का। तो बड़े आराम से बच्चों यहां पर आपको मोलों की संख्या मिल जाएगी। और जबकि अगर आप उल्टा करना चाह रहे हैं, मोल आपको पता है और भार निकालना चाह रहे हैं, तो मोल से भार निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे? जो भी मोलों की संख्या होगी उसमें गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे बच्चों? मोलर द्रव्यमान का। अब मोलर द्रव्यमान बेटा क्या होता है ये मैंने सब बता रखा हूं आपको। अगर आप डायरेक्ट इसी लेक्चर में आ गए हो तो पहले आप इसके शुरुआत से देखिए, है ना, पूरी सीरीज को, प्लेलिस्ट को ध्यान से एक एक करके सीक्वेंस में जब देखेंगे तो आपको सारे टॉपिक एकदम खुले हुए समझ में आएंगे। फिर बच्चों, हाँ, तो भार से मोल निकालने के लिए मोलर द्रव्यमान का भाग दे देना, और बेटा मोल से भार निकालने के लिए मोलर द्रव्यमान का गुणा कर देंगे। अगर मुझे मोल निकालना पड़ जाए कणों की संख्या से, कणों की संख्या से मेरा तात्पर्य है बेटा अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या। यानी कि मुझे किसी भी पदार्थ के कणों की संख्या दी गई है, अणुओं या परमाणुओं की संख्या दी गई है, और उससे मुझे बोला गया मोल निकालिए। तो बेटा अगर मैं कणों की संख्या से मोल निकालना चाह रहा हूं, कणों की संख्या से बेटा क्या निकालना चाह रहा हूं? मोल। तो मैं भाग दूंगा, किसका भाग दूंगा बेटा? Na का। Na क्या होता है? एवोगैड्रो संख्या, इसका मान 6.022 गुणित 10 की घात 23, जो हमने पहले से डिस्कस कर लिया है। और अगर उल्टा काम करना है, मतलब मोल से कणों की संख्या बतानी है, मोल से कणों की संख्या, अणुओं या परमाणुओं की संख्या बतानी है बेटा, तो हम गुणा करेंगे Na का। ठीक है। फिर तीसरा, अगर बेटा कभी ऐसा हो जाए कि मुझे किसी गैस का एसटीपी पर आयतन पता है, एसटीपी पर आयतन पता है, और इससे मुझे बोला जाए कि भैया मोलों की संख्या बताइए, तो बेटा हम बता देंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर किसी गैस के आयतन से हमें मोलों की संख्या निकालनी हो तो बेटा हम क्या करेंगे? जो आयतन दिया होगा उसमें भाग देंगे 22.4 का, यह बेटा मैंने आपको बताया था 22.7 का। अब बात यह आती कि सर कब मैं 22.4 रखूंगा और कब 22.7, तो बेटा थोड़ा सा आपको यहां पर सवाल देखकर ही पता लगेगा। अगर जो आयतन दिया हुआ है सवाल में, अगर बेटा वो 22.4 से पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है तब तो आप 22.4 रखो, और नहीं तो बेटा आपको 22.7 रखना है, फिर वो इससे कैंसिल हो जाएगा। और अगर कोई कंडीशन नहीं है तो आप 22.4 लेके भी कर सकते हो। ये पुरानी तरीके से 22.4 रखेंगे, नई जो मेथड है वो 22.7 के लिए हमें बोलती। और अभी बेटा जेडब्ल्यू में खास करके 22.7 से प्रश्न आने लगे। अगर आप नीट और बोर्ड परीक्षा को देखें तो 22.4 ही ज्यादातर चलता है। अगर आपको उल्टा काम करना हो, गैस का आयतन दिया हो और मोलों की संख्या निकालनी हो, तो हमने देख लिया बेटा, लेकिन उल्टा काम मतलब आपको मोल पता हो
और गैस का आयतन निकालना, तब क्या करोगे बेटा, गुणा करोगे किसका, 22.4 का, ठीक है, या 22.7 का। तो अपन तो बेटा फिलहाल 22.4 से ही सारे सवाल कर लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे चल के सवाल से कैसे पहचानते कि हमें क्या मान रखना है। तो इस तरह से बेटा मोल की पूरी गणित ये है, आप अपने नोटबुक में इस तरह का ये बना लें ताकि बेटा बिल्कुल मोल में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मोल कैसे निकालेंगे ये तो हमने देख लिया। अब मैं जो आगे की बात आपसे कर रहा हूं बेटा वो ये है कि अगर कभी मुझे भार दिया हो और कणों की संख्या पूछ ले, या बेटा भार दिया हो और आयतन पूछ ले, या आयतन दिया हो तो कणों की संख्या या भार पूछ ले, कणों की संख्या से भार या आयतन पूछ ले, मतलब बेटा इन चीजों को आपस में अगर रिलेट करना पड़ जाए तो हम पहले हमेशा क्या निकालेंगे, मोल। बीच की कड़ी है मोल। जब तक आप मोल नहीं निकाल लोगे तब तक बेटा एक दूसरे से इन्हें नहीं निकाल पाओगे। तो कभी भी पहले, जैसे आपको मान लो भार दिया बेटा, भार से आपको गैस का आयतन पूछा है तो आप भार से पहले निकालो मोल, फिर बेटा मोल से निकालो आयतन, ठीक है ना। अगर आपको आयतन दिया हो, कणों की संख्या निकालना है तो आयतन से पहले निकालोगे मोल और बच्चों मोल से निकालोगे कणों की संख्या, ठीक है। अगर कणों की संख्या से भार निकालना है तो क्या करोगे बेटा, कणों की संख्या से पहले निकालोगे मोल और फिर मोल से निकालोगे भार। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनमें से किसी भी एक का मान दिया है और दूसरा निकालना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या मेरे बच्चों, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या आ गई तो बाकी का काम हमारा हो जाएगा। चलिए इसी के साथ एक बात और सिखाता हूं मैं आपको। पहले हम थोड़ा सा बेसिक अपना अच्छा स्ट्रॉन्ग कर ले, तभी तो बेटा सवाल बनेंगे अपन से, है ना। तो सवाल के लिए हम एक बात और करते हैं। जैसे मान के चलो बेटा H2O का, जल का एक अणु है। कितना अणु है कह रहा हूं बेटा मैं, जल का आपके पास एक अणु है। अब इसमें बोला गया है कि इसमें आप निकालिए क्या बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। तो बड़े आसानी से हम बता सकते हैं कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं बेटा, 2, और ऑक्सीजन का परमाणु है कितना, 1। तो हम बोल सकते हैं कि जल के एक अणु में 2 परमाणु बेटा किसके हैं, हाइड्रोजन के, तथा 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, तथा बेटा ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 परमाणु है ऑक्सीजन का। ये बात हो सकता है आपको पहले से पता हो, नहीं पता है तो बेटा मैं बताते जा रहा हूं, और भी बहुत सारी बता रहा हूं बातें, में ध्यान से देखिए आप। एक आध और उदाहरण देखिए। जैसे मान के चलिए आपके पास है ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। अब इस ग्लूकोज के एक अणु में क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा कि कितने कितने परमाणु हैं ग्लूकोज के एक अणु में? क्या आप मुझे बता सकते हो कार्बन के कितने परमाणु हैं? बड़े आराम से बता सकते हैं सर, कार्बन के 6 परमाणु हैं। कितने परमाणु हैं बेटा? 6 परमाणु, ठीक है, 6 परमाणु कार्बन के हैं। और क्या है सर इसमें? तो 6 परमाणु कार्बन के बाद हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं, ठीक है बेटा, 12 परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के। और साथ ही साथ ऑक्सीजन के बेटा कितने परमाणु हैं? 6 परमाणु ऑक्सीजन के। तो कहने का मेरा मतलब यह है बेटा कि जब कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु मिलते हैं तो मेरे पास ग्लूकोज का एक अणु बनता है, ठीक है। चलिए बढ़िया है। अब थोड़ी सी बात, अब एक अणु के बाद बेटा हम और करते हैं। देखिए अब मैं अगली बात यह सिखा रहा हूं कि जैसे सर ग्लूकोज का हमारे पास एक अणु नहीं है, मान के चलो इसका 1 मोल है। कितना है बेटा? 1 मोल। अब ग्लूकोज का आपके पास 1 मोल है तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे? 1 मोल मतलब बेटा Na अणु। ग्लूकोज का 1 मोल मतलब इसमें Na अणु है। Na अणु है, एक अणु में 6 कार्बन परमाणु है, एक अणु में 6 कार्बन परमाणु, तो बेटा Na अणु में कितने होंगे? 1 मोल मतलब क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, Na अणु मतलब बेटा एवोगैड्रो संख्या के बराबर अणु, मतलब 6.022 गुणित 10 की घात 23 अणु। तो 1 मोल में पहले हमने देखा
एक अणु में 6 कार्बन परमाणु थे, तो बेटा एक मोल में कितने होंगे, यानी Na में कितने होंगे, एक में 6 तो Na में 6 गुणित Na कितने परमाणु होंगे बेटा, 6 गुणित Na परमाणु होंगे किसके, कार्बन के। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना होगा बच्चों, 12 गुणित Na परमाणु होंगे मेरे पास हाइड्रोजन के, और साथ ही साथ बेटा 6 गुणित Na परमाणु होंगे ऑक्सीजन के। परमाणु किसके होंगे यहां पर, ऑक्सीजन के। ठीक है, अब 6 Na का मतलब क्या है, 6 Na मतलब कितने मोल, Na मतलब 1 मोल, 2 Na मतलब 2 मोल, 3 Na मतलब 3 मोल, 6 Na मतलब 6 मोल। तो मैं ये भी कह सकता हूं बेटा, मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां मेरे पास 6 मोल क्या है, 6 मोल कार्बन है। ठीक है बेटा, 6 मोल क्या है, कार्बन, और 12 मोल है मेरे पास क्या बेटा, हाइड्रोजन, और 6 मोल है ऑक्सीजन। 6 मोल क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण से मैं अपनी बात समझाता हूं, फिर हम करते हैं सवाल। अगला जो उदाहरण ले रहा हूं, मान के चलिए बेटा मैं ले लेता हूं H2SO4। H2SO4 का अब डायरेक्ट बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक मोल में H2SO4 का एक मोल है आपके पास, हाइड्रोजन के कितने मोल होंगे, क्या आप बता सकते हैं। तो बेटा बड़े आराम से, एक मोल में हाइड्रोजन के 2 मोल होंगे। एक मोल में कितने होंगे बेटा, 2 मोल हाइड्रोजन होगा, और 1 मोल सल्फर होगा, और क्या होगा बेटा, साथ में होगा 4 मोल ऑक्सीजन। तो कुल मिलाके एक अणु में जितने परमाणु होते हैं, देखिए बेटा ध्यान से समझिए, एक अणु में जितने परमाणु होते हैं, एक मोल में उतने ही मोल होते हैं। ठीक है, इस बात को चाहे तो आप लिख लें, ताकि बेटा जब लंबे समय में आप चीजों को भूल जाएं तो आपको इससे याद आ जाए, है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा, किसी यौगिक के एक अणु में किसी तत्व के जितने परमाणु उपस्थित होते हैं, जितने परमाणु होते हैं, उतने ही मोल होते हैं, उतने ही मोल किसमें होते हैं बेटा, उस तत्व, उस यौगिक के, उतने ही मोल उस यौगिक के एक मोल में होते हैं, यौगिक के एक मोल में होते हैं। ठीक है, इतनी बात बेटा आप ध्यान रखिएगा, तभी हम आज के सवालों में आगे बात कर पाएंगे। एक लास्ट बार मैं इसी बात को बेटा एक बार और क्लियर करता हूं, अगर किसी बच्चे को रह गया हो तो फिर से देखिए आप। जैसे मान के चलिए मेरे पास है सुक्रोज C12H22O11, ये किसका सूत्र है बेटा, सुक्रोज का, यानी कि शक्कर का। तो शक्कर का ये सूत्र है। अब इसमें बेटा अगर मुझसे कोई बोले कि सर इसके एक अणु में कार्बन कितने हैं, तो मैं बड़े आराम से बताऊंगा बेटा कि इसके एक अणु में 12 परमाणु कार्बन के हैं, 22 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, 11 परमाणु ऑक्सीजन के। ठीक है, अब मुझसे किसी ने पूछा सर इसके एक मोल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने कितने मोल हैं, तो हम बताएंगे बेटा कि इसके एक मोल में 12 मोल कार्बन है, 22 मोल हाइड्रोजन है, और बच्चों 11 मोल है ऑक्सीजन। ठीक है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। बढ़िया बेटा, चलिए अब कुछ सवाल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, एक एक करके सारे सवालों को हम समझते हैं। पहला सवाल है, निम्न में परमाणुओं की संख्या बताइए। परमाणुओं की संख्या बेटा पहला है मेरे पास 16 ग्राम हीलियम। ग्राम मतलब बेटा ये भार है, भार दिया है और भार से
परमाणुओं की संख्या पूछा है। ठीक है बेटा, मैंने आपको बोला हमेशा पहले क्या निकालोगे बेटा, आप मोल निकालोगे। तो मोलों की संख्या निकालना है सर हमें पहले, तो फिर हम परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे। देखिए आप, भार से परमाणुओं अणुओं की संख्या पूछे या आयतन पूछे, पहले हमेशा मोल निकालेंगे। तो मोल के लिए बेटा कोई सूत्र है क्या हमारे पास? बिल्कुल है। ये भार दिया हुआ है तो भार वाला सूत्र याद करो बेटा, मोलों की संख्या बराबर दिया हुआ भार बटे मूलर द्रव्यमान। मूलर द्रव्यमान, तो सब कुछ काम बच्चों सूत्र का है ना। तो भार कितना दिया है, 16 ग्राम बटे मूलर द्रव्यमान। बेटा हीलियम का मूलर द्रव्यमान कितना होता है, तो हम बड़े आराम से बोल सकते हैं बेटा कि हीलियम का मूलर द्रव्यमान 4 ग्राम होता है। ठीक है, मूलर द्रव्यमान हमेशा ग्राम में लिखा जाता है। तो इसको कैंसिल करेंगे बेटा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 मोल। लेकिन बेटा अभी परमाणुओं की संख्या नहीं आई, ये तो आई है मोलों की संख्या। एक बार मोल आ गया मैं कुछ भी बता सकता हूं। जैसे मोल से मुझे बताना है परमाणुओं की संख्या, मतलब बेटा इसके कणों की संख्या। मोल से कणों की संख्या, मोल से कणों की संख्या के लिए क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था मोल से कणों की संख्या के लिए Na का गुणा कर देंगे। चलिए एक बार यहां हम देख लेते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं कहां बताया था मैंने आपको। मोल से बेटा कणों की संख्या निकालने के लिए Na का क्या कर देंगे, गुणा। आप लोग ऐसे ही याद रखिए ताकि चीजों में आपको दिक्कत ना आए बेटा, फटाफट वहीं के वहीं आप काम कर सको, जल्दी से उत्तर अपना बता सको। तो यहां से बेटा हम क्या बताना चाह रहे हैं, हीलियम के परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बता देंगे बेटा। कैसे बताएंगे, मोलों की संख्या गुणित Na, मोलों की संख्या गुणित Na कर देंगे बेटा। मोल कितने हैं, 4 इंटू Na, मतलब बेटा कितना आएगा उत्तर कि इसमें 16 ग्राम हीलियम में 4 Na हीलियम के परमाणु होंगे। अब चाहो आप तो बेटा Na का मान रख के गुणा कर सकते हो। Na का मान है 6.022 गुणित 10 की घात 23, उससे 4 का गुणा कर दोगे वो भी उत्तर होगा। हालांकि बेटा मैं Na के रूप में भी उत्तर लिख सकता हूं। ठीक है ना। चलिए अगला है इसी का सेकंड वाला, 16 ग्राम नहीं बेटा, इस बार लिखा है 16 यू। ये यू का चक्कर क्या है सर, तो मैंने आपको बताया था बेटा कि अगर ग्राम में है मतलब वो है मोलर द्रव्यमान, और अगर यू में है मतलब वो क्या होता है, वो होता है बेटा परमाणु भार या अणु भार। ठीक है, तो परमाणु भार ज्यादातर हम एएमयू में लिखते हैं, हीलियम क्योंकि बेटा ऐसा तत्व है जिसका परमाणु ही उसका अणु होता है, तो इसके लिए एएमयू या यू दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए बच्चों, क्या बताओगे आप कि हीलियम के एक परमाणु का भार कितना है, हीलियम के एक परमाणु का भार। तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है हीलियम के एक परमाणु का भार उसके परमाणु भार के बराबर होगा, जो कि होता है बेटा 4 यू या एएमयू। फिलहाल यू दिया सवाल में तो मैंने यू लिख दिया। ठीक है, अब मतलब 4 यू में एक परमाणु, 4 यू भार है एक परमाणु का, 8 यू दो परमाणु का, 12 यू 3 परमाणु का, 16 यू 4 परमाणु, मतलब बेटा इसका उत्तर हो जाएगा 4 परमाणु। देखिए एक बार मैं बताता हूं, जबकि जमा के करते हैं, 4 यू भार बराबर कितने परमाणु बेटा, एक हीलियम परमाणु। 4 यू में कितने परमाणु बच्चों, एक, तो इसका मतलब 16 यू में कितने होंगे बेटा, ये हो जाएंगे, देखो क्या करते हैं इधर और इधर वाले का गुणा, तो 16 एकम 16 बटे ये सामने वाला जाएगा भाग में बेटा, 4 चौके 16, 16 परमाणु। यह सीधी सी बात थी बेटा, हीलियम का परमाणु भार था 4 यू, तो 4 यू मतलब एक परमाणु, 8 यू मतलब दो परमाणु, 12 यू मतलब 3 परमाणु, 16 यू मतलब बेटा 4 परमाणु। ठीक है, तो आप ध्यान से, जब आपको सवाल दिया हो बेटा, अगर ग्राम दिया होगा फिर मोल निकालो, मोल से परमाणु संख्या, लेकिन ग्राम नहीं दिया बेटा, मतलब यू या एएमयू दिया है, तो फिर आप मोल वोल मत निकालो बेटा, फिर समझ जाओ कि ये कुछ 2 4 10 परमाणुओं का भार है, फिर आपको सीधे ऐसे दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए
फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल के साथ। ये बोल रहा है बेटा 126 HNO3 में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बताइए तथा ऑक्सीजन के मोलों की संख्या बता देंगे बेटा। कौन सी बड़ी बात है। तो ये बताओ सबसे पहले HNO3 का अणुभार निकालते आपसे बनेगा क्या बेटा। अब सर अणुभार निकालें या मोलर द्रव्यमान निकालें। हालांकि दोनों का मान तो एक सा आएगा। अणुभार आएगा यू में और बेटा मोलर द्रव्यमान की वही वैल्यू आएगी ग्राम में। लेकिन क्योंकि क्योंकि बेटा ये इस बार यू में दिया है इसलिए मैं यू वाला उत्तर लाऊंगा, मतलब मैं अणुभार लाऊंगा। कैसे लाऊंगा देखो, एच का कितना होता है 1 धन, एन का कितना होता है बेटा 14 धन, ओ का कितना होता है 16 तिया 48। अगर इन सबको जोड़ते हो बेटा तो ये आएगा 63 यू। ठीक है, 63 यू इसका अणुभार है, मतलब एक अणु का भार है। क्या बोल सकते हैं बेटा, ये अणुभार है, मतलब HNO3 के कितने एक अणु का भार। ठीक है, एक अणु का भार है 63 यू। मतलब बेटा 126 यू कितने का होगा सोच सकते हो क्या। 63 यू एक अणु का है तो 126 यू दो अणु का होगा बेटा। कैसे, 63 का दुगुना 126 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 63 यू एक अणु का भार है, जबकि जमा लो चाहो तो आप 63 यू किसका भार है बेटा एक अणु का। तो हम क्या निकालना चाहते हैं बेटा कि 126 यू कितने अणु का होगा। तो बड़े आराम से बता देंगे बेटा 126 बटे 63 मतलब कि दो अणु। हालांकि इतना यार इतना भी थोड़ी दिक्कत है, आपको तो इतनी गणित आती है, आप सीधे भी सोच सकते थे 63 यू एक अणु का तो 126 यू दो अणु का। मतलब बेटा मुझे इन दो अणु में HNO3 के दो अणु में 126 यू मतलब कि इसके कितने अणु है बेटा। मैं अब सवाल में बदल सकता हूं कि सर मेरे पास इसके दो अणु हैं, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बताओ। बता देंगे बेटा। ये बताओ HNO3 के एक अणु में ऑक्सीजन कितने हैं। HNO3 के एक अणु में कितने ऑक्सीजन है, क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा। अभी मैंने सिखाया HNO3 के एक अणु में 3 परमाणु है किसके बेटा ऑक्सीजन के। कितने परमाणु है 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ठीक है, एक अणु में। तो यहां पर जो सवाल में दिया है बेटा मुझे दो अणु दिए हैं, मतलब कि एक में 3 है तो मैं बता सकता हूं बेटा कि दो में कितने होंगे। अब एक अणु में सर 3 है तो दो अणु में कितने होंगे 6 ऑक्सीजन परमाणु होंगे। बड़ी आसान सी बात है बेटा। तो यही आ गया अपना पहला उत्तर। क्या आ गया बेटा पहला उत्तर अपना कि 6 ऑक्सीजन परमाणु होंगे। साथ ही साथ ऑक्सीजन के मोल बताना है बेटा। परमाणुओं की संख्या है 6, परमाणुओं की संख्या से मोल मतलब कणों की संख्या से मोल। याद करो बेटा कणों की संख्या से मोल हम कैसे निकालते थे, मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे Na, है ना। कणों की संख्या बटे Na। 6 ऑक्सीजन परमाणु है मतलब कणों की संख्या हो गई 6 बटे Na। ये किसके मोल आ गए बच्चों, ऑक्सीजन के मोल। तो इस तरीके से हम ये सवाल कर लेंगे। ठीक है बेटा, बढ़िया। अगला सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल है 36 ग्राम ग्लूकोज में निम्न ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए आप, हो सके तो आप खुद भी ट्राई करिए, है ना। 36 ग्राम ग्लूकोज क्या दिया है बेटा मुझे, दिया है क्या दिया है हमें, ग्लूकोज का भार। ग्लूकोज का सूत्र होता है बेटा C6H12O6। ग्लूकोज का भार दिया है बेटा 36 ग्राम। इकाई से समझ में आता है कि दिया क्या है, ग्राम है मतलब कि भार होगा। अब मुझे अणुओं की संख्या बताना, प्रत्येक तत्व के परमाणु और कुल परमाणुओं की संख्या बता देंगे बेटा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अणुओं की संख्या मतलब बेटा मुझे कणों की संख्या बता दी, ठीक है। क्या बतानी है बेटा मुझे, कणों की संख्या। अब भार से कणों की संख्या डायरेक्ट निकलती है क्या, नहीं नहीं सर, भार से पहले हम मोल निकालेंगे बेटा। भार से पहले हम क्या निकाल लें, मोल। तो हम बोलेंगे यहां पर ग्लूकोज के मोलों की संख्या। तो भार से मोल निकालने का कोई सूत्र है क्या बच्चों,
भार से मोल निकालने का बहुत अच्छा सूत्र है हमारे पास, दिया हुआ भार बटे मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, तो भार कितना दिया है बेटा मुझे 36 ग्राम। अब ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, तो देखिए वैसे तो सवाल करते करते बच्चों को याद हो जाता है बेटा थोड़े दिन में ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं। कार्बन का 12, 12 छंग 72 धन हाइड्रोजन का 1, 1 इंटू 12, 1 गुणित 12 बेटा 12। ऑक्सीजन का 16 गुणित 6, 16 छिक्का 96, जोड़ देना बेटा जाएगा 180 ग्राम। मोलर द्रव्यमान ग्राम में ही आएगा हमेशा, है ना। तो ये आ गया 180 ग्राम। तो इसको हल करने में बेटा 18 से काट दो, 18 ही धाम 180, 18 दूनी 36, 1/5 मोल, या बेटा हम लिख सकते हैं इसको 0.2 मोल। ठीक है, इस तरीके से पहले तो निकाले सर हमने मोल। अब निकालना क्या मोल था? नहीं नहीं बेटा, इसमें तो अणुओं की संख्या निकालना था। निकालते हैं बेटा, अभी तो मोल आ गया, अब अणुओं की संख्या भी आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम निकालते हैं यहां से ग्लूकोज के अणुओं की संख्या। ग्लूकोज के अणुओं की संख्या कैसे निकालें बेटा? अणुओं की संख्या मतलब कणों की संख्या। अणुओं की संख्या मतलब क्या है बेटा? कणों की संख्या। मोल पता है, मोल से कणों की संख्या का कोई सूत्र है क्या बेटा? बिल्कुल है सर, मोल से कणों की संख्या मोल गुणित Na। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए बेटा मैंने किया मोल गुणित Na। अब मोल कितने आए हैं? 0.2 गुणित Na, तो उत्तर आ गया बेटा 0.2 Na। ये उत्तर भी हो सकता है, या बेटा चाहे तो हम Na का मान रख के भी उत्तर ला सकते हैं। चलो रख लेते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि यार सर ने सारा कठिन कठिन काम तो हमारे लिए छोड़ दिए, आसान आसान खुद करते जा रहे हैं। तो देखो 0.2 गुणित Na, 6.02 गुणित 10⁻23। अब बेटा गुणा करते तो आपको आता होगा, 2 दूनी 4, 0 2 6 12, 3 अंकों के आगे दशमलव, इतने अणु होंगे। तो अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर लिखना है, ऑप्शन इस रूप में दे जाए तो ये लिख देना, और नहीं तो बेटा आसान काम हम Na के रूप में तो करते हैं। वैसे ना आप प्रैक्टिस Na के रूप में कर लो, Na का मान रख के गुणा करना तो बेटा गांव का बच्चा बच्चा जानता है। तो ये निकल गए अणुओं की संख्या। ठीक है, अब पूछा था दूसरा क्या बच्चों? दूसरा पूछा था प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या। याद करिए आप, एक अणु में किसके बेटा? ग्लूकोज के एक अणु में, मैंने अब भी सिखाया था आपको, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6 के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु हैं बच्चों? 6 कार्बन परमाणु हैं। 6 कार्बन परमाणु हैं, और क्या है बेटा? और हाइड्रोजन के हैं सर 12, 12 हाइड्रोजन परमाणु हैं एक अणु में, और ऑक्सीजन के भी हैं बेटा कितने? 6 परमाणु। 6 परमाणु हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, कितने में है बच्चों? एक अणु में, लेकिन अणु टोटल तेरे पास बेटा इतने हैं, कितने? 0.2 Na। तो ग्लूकोज के 0.2 Na अणु में क्या आप मुझे बता पाओगे बेटा कितने कितने परमाणु होंगे? बड़ा आसान तरीका है ना। एक में कितने हैं? 6, 2 में 6 गुणित 2, 3 में 6 गुणित 3, 4 में 6 गुणित 4, 0.2 Na में 6 गुणित 0.2 Na। तो मतलब मैं बड़े आसानी से बता सकता हूं बेटा कि 6 गुणित 0.2 Na कार्बन परमाणु होंगे। ऑक्सीजन के बताएंगे कि बेटा? हाइड्रोजन के बताते हैं पहले अपन। 12 थे एक अणु में, एक अणु में कितने थे? 12। तो इतने अणु में कितने होंगे बेटा? तो गुणा कर दे यार इसका, है ना। तो 12 गुणित 0.2 Na हाइड्रोजन परमाणु होंगे। हाइड्रोजन परमाणु। और बेटा ऑक्सीजन के कितने होंगे? तो देख भाई, एक में कितने थे? 6, तो इतने में कितने होंगे? 6 का गुणा कर ले, तो 0.2 Na गुणित 6 ऑक्सीजन परमाणु होंगे। इस तरीके से बेटा हम हर एक तत्व के परमाणु बता रहे हैं। ठीक है, अब
हम उत्तर देखते हैं बेटा, गुणा कर लो, 6 दूनी 12 मतलब 1.2 Na क्या हो गए, कार्बन परमाणु। अब चाहो तो बच्चों आप Na का मान रख के गुणा करके भी उत्तर लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बाकी अपन तो अब ऐसे ही चलने देते हैं, है ना। इसका गुणा करो, 12 दूनी 24, 2.4 Na हाइड्रोजन परमाणु होंगे, और बेटा 6 दूनी 12, 1.2 Na ऑक्सीजन परमाणु होंगे। तो ये आ गया हमारा उत्तर, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बेटा हमने बता दी। बढ़िया है यार, है ना। चलिए अब तीसरा सवाल कि कुल परमाणुओं की संख्या बताइए, कुल परमाणुओं की संख्या बता देंगे बेटा। कैसे बताएंगे, सबको जोड़ दो, मतलब कार्बन के जितने परमाणु हैं वो धन, हाइड्रोजन के जितने वो धन, ऑक्सीजन के जितने वो, कार्बन के थे 1.2 Na धन, 2.4 Na थे हाइड्रोजन के, और बेटा 1.2 Na थे किसके, ऑक्सीजन के। जोड़ोगे बेटा 2.4 2.4 4.8 Na परमाणु है। कुल परमाणु कितने हैं, 4.8 Na। तो इस तरीके से देखिए बेटा, एक एक करके हमने सारी चीजें निकाल लिए और बहुत आसानी से हमने सवाल को कर दिया। भार दिया था, मोल निकाले, मोल के बाद बेटा अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या से हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या, हर एक तत्व के परमाणुओं की संख्या को जोड़ दो, कुल परमाणुओं की संख्या तो निकल के आ जाएगी। फिर बेटा एक और अगला सवाल आपके सामने ये रहा, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। क्या है बेटा सवाल, Al2SO4 थ्राइस मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना है, 34.2 ग्राम में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या बताइए। बताते हैं बेटा, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप सवाल में दिया क्या है बेटा ये लिखा करो, आधा काम क्योंकि उसी से हो जाता है। दिया क्या है आपके पास, Al2SO4 थ्राइस यानी एल्यूमिनियम सल्फेट है बेटा, कितना है, 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम। बेटा इसमें 34.2 ग्राम में हमें निकालना क्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, मतलब बेटा कणों की संख्या। भार से कणों, ये भार हुआ ना ग्राम में, तो भार से बेटा कणों की संख्या का डायरेक्ट कोई तरीका है क्या, नहीं नहीं सर, पहले मोल निकाल लिया जाए। तो हम निकालेंगे मोल, तो हम इसके मोलों की संख्या निकाल लेते हैं बेटा। कोई सूत्र है क्या बच्चों हमारे पास, ये भार दिया हुआ है तो भार से मोलों की संख्या का सूत्र है बेटा भार बटे इसका क्या लेंगे, परमाणु द्रव्यमान। अब बच्चों सूत्र में मान रखने की देर है। भार कितना दिया है, 34.2 ग्राम, और बेटा परमाणु द्रव्यमान, सॉरी परमाणु द्रव्यमान नहीं बेटा, मूलर द्रव्यमान है ना, मूलर द्रव्यमान। तो मूलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा यार, निकाल लेते हैं, कोई बड़ा काम थोड़ी। Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम का होता है बेटा 27, लेकिन दो एल्यूमिनियम है गुणित दो धन, ये थ्राइस लगा है पूरे में, मतलब इस 3 का गुणा पूरे में होगा, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों में। एस का होता है 32, ओ का बेटा 16 गुणित 4, 16 चौके 64, थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, 27 दूनी 54 धन 3 गुणित, इसको जोड़ते हैं बेटा जाएगा 96, और ये हो जाएगा 96 गुणित 3 6 18, बच गया 1, 3 नाम 27 और 1 28, इसको जोड़ेंगे बेटा ये आ जाएगा 342। हालांकि मुझे तो याद भी था बच्चों, लेकिन मैंने आपको बताया ऐसे आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 342, और इसको अब भाग दे दो बेटा तो आ जाएगा 0.1 मोल। क्या आ गया बच्चों, 0.1 मोल। लेकिन सर मुझे मोल थोड़ी पूछा था सवाल में, मुझसे तो ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या पूछा था। तो बता देंगे बेटा, वो भी बता देंगे। देखो कैसे, आप सूत्र देखो, सॉरी सूत्र देखो बेटा इसमें, ये बताइए एक मोल Al2SO4 होल थ्राइस में कितने मोल ऑक्सीजन है बेटा, भी सिखाया हूं मैंने शुरुआत में, इसीलिए आज ये पहले सिखा दिया हूं मैंने। कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, देखिए 4 तिया 12, समझ गए ना, 12 मोल ऑक्सीजन है। कितने मोल ऑक्सीजन है बेटा, 12 मोल। ऐसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। एक मोल में है 12 मोल,
तो बच्चों कितने में निकालना है मुझे? Al2SO4 के मोल कितने आए हैं? 0.1 मोल। तो जब बच्चों एक में है 12, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इतने में कितना होगा? तो क्या करना है बेटा, इसका और इसका गुणा करो और यहां वाले को भाग में, एक को भाग में ले जाओ, कोई फायदा नहीं, सीधे इसका और इसका गुणा करो। मतलब बेटा 0.1 गुणित 12 करो तो यह जाएगा 1.2 मोल। अब मोल आ गए बेटा। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बता सकते हैं क्या हम? बिल्कुल सर बता सकते हैं। ऑक्सीजन के मोल आ गए है ना। ऑक्सीजन के क्या आ गए बेटा? मोल। पहले जो मोल आए थे वो तो पूरे यौगिक के थे, एल्यूमिनियम सल्फेट के, लेकिन उसमें ऑक्सीजन के मोल, एक बार फिर से देखिए, भार दिया था, इसके मोल आ गए। किसके मोल आए? जिसका भार था इस पूरे का। अब बेटा हमने बोले कि इसके एक मोल में 4 मोल ऑक्सीजन, 4 मोल ऑक्सीजन है बेटा किसमें? एक मोल में। एक मोल में 12 मोल ऑक्सीजन है, तो 0.1 मोल में 1.2 मोल ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन के मोल आ गए बेटा, लेकिन मुझे मोल थोड़ी परमाणुओं की संख्या पूछा है, तो वो भी बताएंगे बेटा। परमाणुओं की संख्या, किसके परमाणुओं की संख्या बेटा? ऑक्सीजन के। कितनी होगी? जो मोल दिए हैं वो ले लो बेटा, कणों की संख्या से। देखो मोल से कणों की संख्या निकालना है, परमाणुओं की संख्या मतलब क्या? कणों की संख्या। तो बेटा मोल से कणों की संख्या निकालने के लिए गुणित Na कर दे, तो 1.2 मोल गुणित Na, मतलब उत्तर आ गया बेटा कितना? 1.2 Na परमाणु ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, तो देखिए सवाल थोड़े अच्छे टाइप के करा रहा हूं मैं, हर एक वैरायटी के कम से कम एक एक दो दो सवाल तो मैं आज कवर करा रहा हूं, है ना। बाकी बेटा अगर आप चाहते हो कि एकदम बहुत तगड़े हर टाइप के सवाल बन जाए, थोड़ी प्रैक्टिस आपको खुद भी करनी पड़ेगी। देखिए आप कितने ही यूट्यूब में देख लो बेटा, कितने किसी से पढ़ लो, किसी के पास कोचिंग चल जाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। कब तक? जब तक आप खुद थोड़ी मेहनत ना करो। हाँ, अगर आप खुद मेहनत कर रहे हो तो मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा, मुझ पर भरोसा रखो, ना कोई कोचिंग जाने की जरूरत है आपको, और ना भी कोई टेंशन लेने की जरूरत है आपको। पूरा सिलेबस प्रॉपर तरीके से तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब आगे अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल 2 रुपए के लिए, ये रहा आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। SO2 का भार ज्ञात कीजिए यदि इसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या इतनी इतनी है। ठीक है बेटा, अब उल्टा सवाल फंसा। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दी है, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या दी है, कुछ भी दिया हो ना बेटा, आप तो मोल तो आंख बंद करके निकालो, है ना। परमाणुओं की संख्या हमें दी हुई है बेटा 1.2 Na, लेकिन सर मुझे तो चाहिए क्या? मोलों की संख्या। तो ऑक्सीजन के मोल आएंगे बेटा, लेकिन पहले क्यों सर? क्योंकि जिसके परमाणु है उसी के मोल आते हैं। परमाणुओं की संख्या है मतलब कणों की संख्या है, कणों की संख्या से मोल निकालने का कोई फंडा पता है क्या बेटा? तो हमें तो पता है सर, कणों की संख्या बटे Na, या आप सोच सकते थे बेटा कणों की संख्या को भाग दे दो Na से, तो कणों की संख्या बटे Na। कणों की संख्या कितनी है बच्चों? 1.2 Na, तो Na से Na कट जाएगा बेटा, और यह जाएगा कितना? 1.2 मोल। लेकिन ये मोल क्या ऑक्सीजन के हैं सर? बिल्कुल सही बेटा। और निकालना क्या है मुझे? SO2 का भार। मतलब बेटा SO2 का भार निकालने के लिए पहले मुझे SO2 के मोल चाहिए होंगे। SO2 के मोल निकालते हैं यार अपन। तो कैसे निकालें सर? ऑक्सीजन के मोल दिए हैं, SO2 के मोल पूछे हैं, भार तो आ ही जाएगा, मोल बस आ जाए एक बार। SO2 में ऑक्सीजन के मोल कितने हैं? पहले आप ये देखो, जब हम SO2 लिखते हैं बेटा, तो SO2 के एक मोल में, क्या ऑक्सीजन के मोल आप मुझे बता सकते हो? SO2 के एक मोल में ऑक्सीजन के सर 2 मोल है। SO2 के एक मोल में 2 मोल ऑक्सीजन है। SO2 के एक मोल में 2 मोल ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है? या बेटा उल्टा पढ़ो, अब इसको क्या पढ़ो? 2 मोल ऑक्सीजन है इसमें बच्चों, 1 मोल SO2 में। 2 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल SO2 में, तो कितनी ऑक्सीजन बेटा? कितनी ऑक्सीजन? 1.2 मोल ऑक्सीजन कितने मोल SO2 में होगी ये बताना है आपको, जबकि जमा के कर रहे हैं। देखो क्या होता है, मैंने देखा गणित में बेटा, मैथ्स में आप बड़े बड़े सवाल कर लोगे, लंबे लंबे 2-2 पेज के सवाल डेरिवेशन कर लोगे बेटा, लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ी सी मैथ्स लगती बच्चों वाली, गुणा भाग जोड़ना घटाना।
वही नहीं कर पाते हैं बच्चे, है ना, लेकिन आप लोग करोगे बेटा, है ना। तो इन दोनों का गुणा करिए, जबकि जमा के कर रहे हैं अपन की, जबकि 2 मोल ऑक्सीजन है 1 मोल SO2 में, तो 1.2 मोल ऑक्सीजन कितने SO2 में होगी, तो बच्चों 1.2 इसका और इसका गुणा करें तो एक का गुणा करने में कोई फायदा नहीं, बटे में आ गया 2, यानी 0.2, सॉरी बेटा 0.6 मोल। ये किसके आ गए, SO2 के। पूछा क्या था, SO2 का भार, SO2 के मोल आ गए, मतलब अपना काम हो गया बेटा। भार तो अब हम चुटकियों में निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे सर, तो SO2 का भार, भार निकालने के लिए मोल से भार निकालना है बेटा, तो मोल में गुणा करेंगे मूलर द्रव्यमान का, मोल गुणित मूलर द्रव्यमान। तो ऐसे बेटा देखो, आप थोड़ा सा सूत्र वगैरह ध्यान रखो, है ना। तो भार निकालने में जो मोल दिए हैं बेटा 0.6 गुणित मूलर द्रव्यमान। अब देखिए SO2 का मूलर द्रव्यमान S का होता है 32, O का होता है बेटा 16 दूनी 32, तो 32 और 32 64, और 6 से गुणा कर लो बेटा, 6 चौके 24 बच गए 2, 6 छिंग 36 और 2 38, और एक अंक के पहले दशमलव, इतने ग्राम में आएगा बेटा। भार है तो हमेशा काय में आएगा, ग्राम में। इस तरीके से बेटा बहुत बढ़िया ये सवाल हमने कर लिया, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी कुछ सिखा के जाएगा बेटा। H2SO4 का भार बताना है, द्रव्यमान मतलब भार बताना है बेटा, जिसमें 80 ग्राम ऑक्सीजन, 80 ग्राम मतलब ऑक्सीजन का भार दिया। दो तरीके से इसको मैं कर सकता हूं, दोनों देखो आप, है ना। तरीका नंबर एक, तरीका नंबर एक ये है कि सर जब मैं H2SO4 का मूलर द्रव्यमान निकालता हूं, तो देखो कैसे निकालता हूं, ध्यान समझना बेटा। H का लेता हूं 1 गुणित 2, गुणित 2 क्यों बेटा, नीचे 2 लगा, धन S का लिया मैंने 32, धन O का 16 गुणित 4, ये O का हिस्सा है, ध्यान देना। ये जो 16 गुणित 4 मैंने लिखा हूं बेटा, ये ऑक्सीजन का हिस्सा है ना, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी मुझे। तो अब टोटल कर लो आप, आ जाएगा बेटा 98 ग्राम। इस 98 ग्राम में ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन का हिस्सा कितना है, ये वाला है सर, कितना, 16 गुणित 4 मतलब 64 ग्राम। मतलब इस 98 ग्राम H2SO4 में 64 तो ऑक्सीजन है, समझ गए ना बेटा। 64 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है कितने में, 98 ग्राम H2SO4 में, ये कह रहा हूं मैं। समझ में आया कुछ, देखिए इस 98 ग्राम में ऑक्सीजन का हिस्सा है 64 ग्राम, यानी कि 64 ग्राम उपस्थित है, 64 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित है 98 ग्राम H2SO4 में। तो बेटा 80 ग्राम ऑक्सीजन कितने में होगी, 80 ग्राम ऑक्सीजन कितने में होगी, क्या करेंगे, जबकि जमाए हैं तो बेटा इसका और इसका गुणा, 80 गुणित 98 बटे भाग देंगे 64 से, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 4 एकम 4, 4 एकम 4 दूनी 8, सॉरी बेटा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, है ना, 4 दूनी 8 बच गया 1, 18 हो गया, 4 चौके 16 बच गए 2, 4 पंचे 20। अब गुणा कर लेंगे बेटा, तो गुणा करने में उत्तर आ जाएगा 5 25 बच गए 2, और 5 चौके 20 और 2 22 बच गए 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 122.5 ग्राम क्या होगा बेटा, H2SO4, ठीक है, इतना होगा H2SO4। ये एक विधि थी। अब दूसरी विधि बेटा, दूसरे तरीके से करते हैं, देखो अब हम मोल मोल से खेलते हैं, ये तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही बता दिया है ना। अब मोल से खेलते हैं। सबसे पहले हमें ऑक्सीजन दिया है कितना बेटा, सवाल देखते हैं हमें कितना दिया था, 80 ग्राम, है ना। ऑक्सीजन दे रखा है 80 ग्राम, किसमें है ये, H2SO4 में, और H2SO4 का भार बताना। क्यों ना पहले आप पहले ऑक्सीजन के मोल निकालो, ऑक्सीजन के मोल से H2SO4 के मोल निकाल लो। एक बार H2SO4 के मोल आ गए तो बेटा हम उसकी कुंडली बना देंगे, यानी कि उसका भार बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन के मोल 80 ग्राम, मतलब ये बेटा उसका भार है, तो भार से मोल निकालने का सूत्र तो बेटा गांव का बच्चा बच्चा जानता है, भार बटे मूलर द्रव्यमान। अब भार कितना रखूं बेटा, 80 ग्राम, भार रख देते हैं 80 ग्राम बटे
मोलर द्रव्यमान ऑक्सीजन का O का बेटा 16 होता है, तो 16 पंचे 80, 5 मोल। हमें यहां से पता चल रहा है कि 5 मोल ऑक्सीजन है। जो हमारे पास H2SO4 का सैंपल है बेटा, जिसमें 80 ग्राम ऑक्सीजन थी, मतलब उसमें ऑक्सीजन के 5 मोल है। अब आप समझिए इस बात को, जबकि जमाते 1 मोल H2SO4 में कितना ऑक्सीजन है? 1 मोल H2SO4 में बेटा कितना ऑक्सीजन है? 4 मोल ऑक्सीजन है। ये बात तो हमने शुरू में ही सीख ली थी। तो 4 मोल ऑक्सीजन है 1 मोल H2SO4 में। तो मेरे बच्चों 5 मोल ऑक्सीजन कितने मोल H2SO4 में होगा? सोच लो। 4 मोल है 1 में, तो 5 कितने में होगा? तो क्या करेंगे बेटा, 5 और 1 का गुणा और भाग में जाएगा 4। तो इस तरह से 5/4 मोल क्या आ गया बेटा? H2SO4। 5/4 मतलब बेटा, इसको अगर मैं दशमलव में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 5/4। चाहो तो 5/4 मोल ही रहने दो ना, क्या दिक्कत है? तो यहां से मुझे मिल गए H2SO4 के मोल। कितने आ गए बच्चों? 5/4। क्या मोल से हम द्रव्यमान बता सकते हैं सर, भार बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं बेटा। हमने सूत्र याद करे हैं कि यहां से मैं भार बताना चाह रहा हूं, मोल से भार, और मोल से भार बताने के लिए बेटा हम गुणा करेंगे मोलर द्रव्यमान का, मतलब जो मोल नहीं बेटा, भार भार भार। तो भार बताने के लिए हम मोल में, मोलों की संख्या में गुणा करेंगे मोलर द्रव्यमान का, ठीक है ना? तो मोल तो आ गए 5/4, इसका मोलर द्रव्यमान अब भी निकालने थे बेटा, 98 आया था। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, इसका गुणा अब भी करे थे बेटा अपन ने, 5 25 बच गए 2, 5 चौके 20, 2 22 बच गया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 122.5 ग्राम। ले दे के बेटा घुमा फिरा के उत्तर तो वही आया, चाहे पहली वाली विधि से करो चाहे दूसरी वाली, जो अच्छी लगे बेटा उससे कर लो। और मैं तो कह रहा हूं ये कोई विधि थोड़ी है, ये तो बेटा बस सोचने का तरीका है, बस वही सीखो आप, है ना? सवाल वाल तो फिर बन ही जाते हैं, अपने को सोचने का तरीका चाहिए है। अगला है बेटा, फिर अगला सवाल आपके लिए ये रहा, 0.25 मोल ऑक्सीजन परमाणुओं के वाले H3PO3 का द्रव्यमान बताइए। यहां पर देखो बेटा, ऑक्सीजन के मोल हैं आपके पास और H3PO3 का द्रव्यमान पूछा है। तो बच्चों ये सवाल मैं आपको देता हूं होमवर्क में, क्योंकि ये आसान है, बहुत आसान है। ऑक्सीजन के मोल दिए, उसके मोल निकाल लेना, और उसके मोल निकाल के बेटा उसका बाहर निकाल लेना। तो ये सवाल आप लोग होमवर्क में करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप भी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं ना, तो मुझे बेटा अच्छा लगेगा, फिर मैं और अच्छी अच्छी चीजें आपको हर लेवल तक की सिखाने की कोशिश करूंगा। अगला है बेटा, अगला सवाल हमारे पास है एसटीपी पर। CO2 गैस का आयतन ज्ञात कीजिए जिसमें ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या इतनी है। ऑक्सीजन की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है बेटा? परमाणुओं की संख्या है 10 Na। इससे मुझे बताना क्या है सर? CO2 का एसटीपी पर आयतन। आयतन तो बता देंगे बेटा, पहले हमें मोल चाहिए होगा, है ना? तो पहले हमें चाहिए किसका मोल होगा? CO2 का, लेकिन पहले हम निकालेंगे ऑक्सीजन का मोल। ऑक्सीजन के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे बेटा? परमाणुओं की संख्या दी यानी कणों की संख्या दी है, कणों की संख्या और बटे क्या कर देंगे बेटा? Na। Na से Na कैंसिल, ये आ गया 10 मोल। लेकिन बेटा ये ऑक्सीजन के मोल है और तुम्हें आयतन CO2 का चाहिए, यानी मोल भी CO2 के चाहिए, मोल CO2 के चाहिए। तो ये बताओ बेटा, 1 मोल CO2 में कितना बेटा? 1 मोल CO2 में ऑक्सीजन कितना होता है? 1 मोल CO2 में ऑक्सीजन है सर 2 मोल। अब जब 1 मोल CO2 में 2 मोल ऑक्सीजन है, मतलब 2 मोल ऑक्सीजन में 1 मोल CO2 है, तो 10 मोल ऑक्सीजन में बेटा कितना होगा? तो हम बड़े आराम से बता देंगे कि 2 में है, 1 में है तो 10 में, सॉरी बेटा 2 में है 1, तो 10 में कितना होगा? 5 मोल CO2। तो यहां से बेटा हमें CO2 के मोल मिल गए, CO2 के मोलों की संख्या मिल गई बेटा। कितनी मिल गई सर? 5 मिल गई, है ना बेटा? 5 मोल। अब
एक बार मोल आ गए तो एसटीपी पर आयतन निकाल सकते हैं बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। हम बोलेंगे एसटीपी पर CO2 का आयतन। याद करो मोल से गैस का आयतन निकाल रहे थे बेटा अपन, गुणा कर रहे थे, है ना, गुणा कर रहे थे किसमें, मोल में। इसका बेटा 22.4 लीटर का, तो मोल तो है सर 5 गुणित 22.4 लीटर, मतलब बेटा उत्तर हो जाएगा 5 चौके 20, बच गए 2, 5 दूनी 10, 2 12, बच गया 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 112 लीटर। ऐसा बेटा कोई खास कठिन सवाल तो है नहीं, बस आपको थोड़ी थोड़ी दिमाग लगाना होगा। अगला है बेटा एसटीपी पर इतने लीटर SO3 है, परमाणुओं की संख्या बताइए। ठीक है बेटा, परमाणुओं की संख्या मतलब कुल बताना है, बता देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हमारे पास SO3 है, कितना है बेटा, 90.8 लीटर। ये कब लिए हैं बच्चों हमने, एसटीपी पर, एसटीपी पर, ठीक है, तो एसटीपी पर इतना है। अब इससे क्या हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा। मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, इसके मोलों की संख्या, कोई भी गैस है SO3 है ना, तो SO3 के मोलों की संख्या चाहिए होगी पहले मुझे, और आयतन दे रखा है। क्या मैं गैस के आयतन से मोल निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं बेटा। कैसे, एसटीपी पर गैस का आयतन, एसटीपी पर गैस का आयतन, और बेटा बटे में क्या लाएंगे हम, बटे में हम ले आएंगे बेटा 90.8, सॉरी बटे में होता है 22.4 या 22.7। अब बेटा मैं सोच करके देख रहा हूं, मेरी गणित कह रही है कि ये 90.8 जो है ये 22.4 से नहीं कटेगा, लेकिन बेटा ये 22.7 से कट रहा है। तो ऐसा दिमाग लगा के मैं समझ जाऊंगा कि यहां मुझे 22.7 रखना होगा, जिससे बेटा कटता है लगभग एकदम क्लोज कट जाता है, उसको लेना है हमें ना। तो एसटीपी पर गैस का आयतन कितना है, 90.8 बटे 22.7, 22 चौके 88 बेटा, और 7 चौके 28, मतलब ये हो गया 4 बार कैंसिल, 4 मोल आ गए। लेकिन तो सर मोल आए, हमें तो पूछा था परमाणुओं की संख्या, बता देंगे भाई, कौन सी बड़ी बात है। देखो इधर एक मोल में, एक मोल SO3 में, ठीक है, ध्यान से देखो कितने परमाणु हैं। एक अणु में 1 और 3 4 परमाणु, एक सल्फर का और 3 ऑक्सीजन के। एक मोल में 4 मोल परमाणु है, एक मोल में 4 मोल परमाणु है बेटा। तो सर 4 मोल में कितने होंगे, तो ये तो छोटा सा नन्ना सा बालक बता देगा कि एक में 4 है, तो 4 में सर 16 मोल होंगे। अब 16 मूल परमाणु हैं, इन परमाणुओं की संख्या बताना है सर हमें, मूल नहीं बताना है हमें, तो सर परमाणुओं की संख्या बताना है, बता देंगे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। परमाणुओं की संख्या बराबर, सूत्र हमने पढ़ के आए हैं, मूलों की संख्या गुणित है ना, सॉरी, परमाणुओं की संख्या यानी कणों की संख्या, कणों की संख्या बराबर मूलों की संख्या गुणित बेटा Na, तो 16 गुणित Na मतलब 16 Na परमाणु होंगे। ये आ गया उत्तर, ठीक है। छोटे छोटे सरल सरल सवाल है बेटा, कोई कठिन काम है नहीं। तो इस तरीके से बच्चों ये हमने देखे मोलों की संख्या पर आधारित न्यूमेरिकल्स, हर प्रकार का लगभग एक एक सवाल तो मैंने आपको करा दिया। अब आप अपनी बेटा जो भी आपके पास बुक है, एनसीईआरटी के सवाल उठा सकते हैं, या आप अपनी बेटा कोई आपके पास रेफरेंस बुक हो तो उसके सवाल उठा सकते हैं, और उनको आप प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस करने में अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप क्या करेंगे बेटा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं बिल्कुल आपको, अगर एक छोटा सा भी डाउट किसी एक बच्चे को भी होगा तो मैं उसके लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे बेटा हम अगले लेक्चर में और अपने इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।